अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर तारिक। शुरुआत करेंगे जी 27वीं आईनी तरमीम से। आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे या आप कह लें कि पाक फ़ौज की क़यादत संभालेंगे 2030 तक। मज़ीद 5 साल उनको मिल गए हैं। और साथ ही आपको बताता चलूँ जी कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जा चुका है। जिस तरह से ये सिनेरियो चेंज हुआ, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में हो रही हैं। इमरान खान के माजी और ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के माजी की भी बात ज़रूर करेंगे, जो कि बड़ी अहम है कि इन लोगों का यानी कि तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों का क्या माजी मुस्तकबिल से मुख्तलिफ है या मुस्तकबिल में इन्होंने कुछ मुख्तलिफ करके दिखाया है। इसके ऊपर डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए। साथ ही जी हम देखते हैं कि जब भी कोई तहरीक अदम एतमाद या कोई भी इस तरह की तहरीक पेश की जाती है, कोई तरामीम करवानी होती हैं, तो लोगों के ज़मीर जागने शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा भी जो है वो 4 लोगों के ज़मीर जागे हैं, जिनमें से 2 सेनेटर्स हैं और 2 पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके रात के वक्त ज़मीर जागे और उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। इसके अलावा अपडेट ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत के चीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने हलफ उठा लिया है और इस हलफ बर्दारी की तकरीब में नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी फ़ौजी क़यादत भी मौजूद थी और आसिफ जरदारी ने उनसे ये हलफ ले लिया है। और बताया जा रहा है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ये अदालत लगेगी और तकरीबन 13 जजेस पर ये मुश्तमिल होगी आईनी अदालत। सबसे पहले जैसे मैंने कहा जी कि बात करते हैं इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में, ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में जहां पर 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ को जो है वो अब मज़ीद उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ गई है। वो 2030 तक फ़ौज की क़यादत संभालते रहेंगे और साथ ही जो आईनी अदालत का क़याम आया है अमल में कि आप 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम को आपने इसी अदालत में चैलेंज करना है। तो इस सूरत हाल के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा और नून लीग का या पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक़्त ख्वाजा आसिफ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उनसे एंकर ने ये सवाल पूछा था जी कि इमरान खान को आपने हुकूमत से क्यों अलहदा किया, उनको क्यों उतारा। 1-1.5 साल बाकी रह गया था इमरान खान की इक़्तिदार को। जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस वक़्त यही बातें हो रही थी कि अगर ये 1-1.5 साल अपना मुकम्मल करके 5 साल का इक़्तिदार अपना या हुकूमत मुकम्मल कर लेते तो अवाम ने इनको ख़ुद ही जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन की सूरत में इन्हें मुंतखब ही नहीं करना था। तो आपने ये क्यों किया? तो ख्वाजा आसिफ ने उसके जवाब में कहा कि ये लोग जो हैं वो अगली प्लानिंग कर रहे थे कि इमरान खान ये चाहते थे कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाएं और अगर हम इन्हें ना उतारते तो ये आर्मी चीफ जनरल फैज़ को बना देते और इसके बाद ये अगले 5-10 साल के लिए इक़्तिदार में रहते और बाकी जो सियासी जमातें हैं यानी कि इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको इन्होंने साइड लाइन कर देना था। जो इनकी आला क़यादत थी जो उस वक़्त मुल्क से बाहर थी, उनके ऊपर केसेस थे, उन्होंने उधर ही रहना था और जो बाकी इनकी क़यादत मुल्क में थी इनके ऊपर केसेस चलते रहने थे और इनको इन्होंने इक़्तिदार में आने ही नहीं देना था या लेवल प्लेइंग फील्ड इनको दी ही नहीं जानी थी। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बाद जो है वो अब क्या हो रहा है या उसके बाद अब क्या होने वाला है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और क्या मौजूदा सूरत हाल को हम उस वक़्त के जो ख़दशात थे ख्वाजा आसिफ साहब के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, उससे हम मुख्तलिफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इस सवाल का जवाब आप खुद ही तलाश कर लीजिएगा। दूसरा जो मैंने कहा जी कि इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा। देखिए जी, पाकिस्तान की जो सियासत है ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल है। इसको आप किसी भी सूरत में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान के माजी में जाके देखें कि इमरान खान के दौर में जिस तरह से उनकी आप कह लें कि लैग से लैग थी या उनका जिस तरह से कोऑर्डिनेशन था जनरल बाजवा के साथ कि उनको उन्होंने एक्सटेंशन भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आना और इस सूरत हाल का पैदा होना या बनना, इस सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के मुस्तकबिल की बात करें तो जो इमरान खान के साथ हो रहा है या पीटीआई के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान में पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ यही कुछ होता आया है और मुशर्रफ के दौर के बाद जो नून लीग या नवाज शरीफ के साथ किया गया कि उन्हें मुल्क बदर किया गया, उनकी पार्टियां तोड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई, केसेस चलाए गए,
तो उसके बाद हमने देखा कि उस वक्त ये प्रिडिक्शन हो रही थी कि अब नवाज शरीफ का सियासी जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो चुका है, नून लीग ख़त्म हो चुकी है, अब ये दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। लेकिन आप देखें कि मुशर्रफ के जाने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 10 से 12 साल या 15 साल हो चुके हैं, मुसलसल मुस्लिम लीग नून जो है वो आप कह लें कि सियासत का भी हिस्सा है, और कहीं ना कहीं पंजाब में या कौमी असम्बली में या मरकज़ में किसी ना किसी तरीके से पावर शेयर करती हुई और हुकूमत करती हुई आपको नज़र ज़रूर आएगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी का आप देख लें कि जनरल ज़िया के दौर में जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, और उससे पहले जनरल ज़िया के दौर में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी दी गई। उस वक्त ये बातें हो रही थी कि अब पीपल्स पार्टी का जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप ये देखें कि जनरल ज़िया के दौर के बाद से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में भी है, वो पावर भी शेयर कर रहे हैं, और सिंध में भी उनकी मुसलसल हुकूमत चलती आ रही है। तो ये सिनेरियो जो है, अगर ये कहना कि इमरान खान की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है या पार्टी ख़त्म हो चुकी है, वो बाउंस बैक नहीं कर सकेंगे, तो ये पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए ही कहना गलत है। अब आगे क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तरह है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ज़मीर जागने वाली जो बात है उसके ऊपर आते हैं कि हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई तहरीक अदम एतमाद आती है या कोई इस तरह का मौका आता है तो लोगों के ज़मीर जागने शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा 27वीं तरमीम को मंजूर करवाने के लिए 2 सेनेटर्स की ज़रूरत थी हुकूमती इत्तेहाद को, और वो उन्हें अपोजिशन से मिले तोहफे में। एक तोहफ़ा उन्हें मिला जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर का, और दूसरा तोहफ़ा मिला मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की जानिब से, और इन दोनों की बदौलत सेनेट में ये तरामीम जो हैं वो मंजूर हुई। और कल जब सेनेट के इजलास में इस मामले को उठाया गया तो इसहाक डार ने ये कहा जी कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है, इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करे तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता, इसको बिल्कुल दुरुस्त कहा जाएगा, और उसकी वोट भी जो है वो तस्लीम की जाएगी। तो ये जो ज़मीर जागने वाला मामला है ये पाकिस्तान में कुछ नया नहीं है। अगर हम रिसेंट पास में चले जाएं तो इमरान खान के दौर में जब सादक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, तो उस वक़्त लोगों के जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के ज़मीर जाग गए थे, जिन्होंने ख़ुद जो है वो ये तहरीक पेश की थी, और तकरीबन मेरे ख़्याल 6 या 7 लोगों की वोट्स दरकार थे हुकूमत को, इमरान खान के इत्तेहाद को, सादक संजरानी को बरकरार रखने के लिए, चेयरमैन सेनेट रखने के लिए। तो उस वक़्त इन लोगों के ज़मीर जागे थे। फिर हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ आई, तो उस वक़्त PTI के मुनहरफ अरकान के जो हैं वो ज़मीर जाग गए। अब जो हैं वो PTI और फजलुर रहमान के एक सेनेटर का ज़मीर जाग गया है। अब ये जो ज़मीर जागते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये ज़मीर का ताल्लुक जो है वो आइन से क्या है, कि आप जहाँ पर बाकी तरमीम लेके आ रहे हैं तो इसके हवाले से भी कोई तरमीम लेके आएँ कि ये जो ज़मीर जाग जाते हैं इनको भी जो है वो रोका जाए, कि एकदम से सोया हुआ ज़मीर किस तरह से जाग जाता है। अच्छा, ये जो सेनेटर्स हैं ये कैसे बनते हैं, दूसरों का तो हमें पता है जी कि जो भी कौमी असम्बली का मेंबर बनता है वो डायरेक्ट अपने हलके से मुंतखब होकर आता है। ये सेनेटर्स की असल में कहानी क्या होती है, वैसे तो ख्वाजा आसिफ अपने बयान में ये भी कह चुके हैं आज से मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले कि एक सेनेटर बनने के लिए आपके पास 60 से 70 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर आज के दौर में उसको एवेलुएट किया जाए तो मेरे ख्याल में 1 अरब रुपये से ज़्यादा बनता है, जो कि ज़्यादा पैसे नहीं हैं एक सेनेटर बनने के लिए, कि आपको पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी सीट मिल रही है और आप कानून साज पाकिस्तान के बन सकते हैं। खैर, वैसे अगर सेनेटर मुंतखब होने का तरीक़ाकार देखें तो एक सूबाई असम्बली में तकरीबन आप कह लें कि 23 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होते हैं, और अगर पंजाब असम्बली की बात कर लें जो इस वक्त पंजाब असम्बली में नशिस्तों की सूरत हाल है, तो तकरीबन 16 या 17 MPAs दरकार होते हैं, MPAs के वोट दरकार होते हैं एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए। अब आप देखें कि एक जो पाकिस्तान का पंजाब का MPA बनता है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार वोट लेकर जीतता है, मुंतखब होता है। आबादी को छोड़ दें, आप सिर्फ जीते हुए MPA की वोटों को गिन लें तो आप कह सकते हैं कि 8 से 9 लाख के वोटों से मिलकर एक सेनेटर बनता है। कौमी असम्बली का जो मेंबर है वो एक हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा 1,12,000 इस तरह की तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो वोट लेकर MNA मुंतखब होता है, और जो सेनेटर बनता है वो जैसे मैंने कहा कि 16 से 17 MPAs के वोट के ऊपर वो बनता है, और अगर 50 या 60 हज़ार ही एवरेज एक वोटों की तादाद रखी जाए तो तकरीबन 8 से 9 लाख वोटों के ऊपर एक सेनेटर बनता है। और ये 8 से 9 लाख लोगों का वोट लेने वाला एक सेनेटर किस तरह से
किसी भी जो है वो फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर अपने ज़मीर का फ़ैसला सुना सकता है। तो ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अगर आपने यही सूरत हाल रखनी है कि इतने इतने बड़े फ़ैसले, इतने इतने बड़े कवानीन आप जो हैं वो बना देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए या लोगों के वोट तोड़कर या सीटें तोड़कर, और पता नहीं ये कैसे टूट जाती हैं। इनके वोट लेकर अगर आप इस तरह के फैसले करते हैं तो फिर आपको इस मुल्क में असम्बलियाँ बनाने की क्या ज़रूरत है, आपको पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। ये इतना जो आपने बड़ा सिस्टम रखा हुआ है कौमी असम्बली का, फिर उसके बाद सेनेट का, फिर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, कायमा कमेटियाँ बन गई जी, काबीना बन गई, तो इनकी क्या ज़रूरत है फिर आपको अगर आपने इसी तरह ये सिस्टम चलाना है। तो ये सूरत हाल है जी कि ज़मीर जो हैं वो कब तक तब्दील होते रहेंगे, पाकिस्तान में ये कब तक सूरत हाल रहेगी। अच्छा जी, कल के व्लॉग में हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब के बारे में। वो भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं जी कि नवाज़ शरीफ साहब कौमी असम्बली में आए थे लेकिन वो खामोशी से चले गए, और उनके होते हुए जिस तरह से तहरीक इंसाफ की जानिब से नारे लगाए गए, उनके सामने खड़े होकर इमरान खान के नारे लगते रहे। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी तक उनकी जो खामोशी है, मुझे तो वो काट खाने वाली खामोशी लगती है कि वो क्यों खामोश हैं। खैर, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वोट के तकद्दुस के बारे में भी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।